चैप्टर 2 है आपके पास, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हमने यहाँ पर दो मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हम जबलर रूल से हमने एडिशन भी देखी है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन भी देखी है। इसके अलावा हम वेक्टर को मल्टीप्लाई फर्दर कर सकते हैं। वेक्टर को मल्टीप्लाई उसके टू वे हैं। एक हमारे पास आता है स्केलर, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? आप इनपुट दें तो उसका जो आउटपुट है वो आपके पास रिजल्ट स्केलर, इसका आपके पास आउटपुट स्केलर की फॉर्म में आता है। वेक्टर कह लें यहाँ आप इससे क्रॉस प्रोडक्ट है। इसके इनपुट आप वेक्टर में देखते हैं, लेकिन आउटपुट भी आपके पास फॉर्म ऑफ वेक्टर आता है, वेयर द रिजल्ट इज। ठीक है, इस चैप्टर में हमने स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट देखना है, इसकी प्रॉपर्टीज देखना। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आपके पास टू टाइप्स होते हैं। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इनर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप इसकी आपके पास है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और आउटर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, दोनों में। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपने प्लेन में टू वेक्टर दिए, जिसे आप वेक्टर ए कह लो, यहाँ पर आप सेकंड वेक्टर ले लें, जिसे आपने बी वेक्टर किया। ठीक है, यहाँ पर लेट वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, और थीटा आपको पता है कि हमेशा मेजरमेंट बताता है, लाइन की डायरेक्शन बतानी हो हमें, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इस वजह से हम थीटा इन्वॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ए एंड बी की मेजरमेंट के लिए, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो आपके पास ए एंड बी है, किसका रेशियो, उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा है, यहाँ पर हम इसका थीटा की यहाँ पर आपके पास रेंज भी गिवन होती है। यहाँ पर थीटा दिया है एंगल, ये आपके पास स्मॉलेस्ट एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप स्मॉलेस्ट एंगल भी बोल सकते हैं। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं एंड बी की मेजरमेंट के लिए आपने थीटा इन्वॉल्व करवाया। स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये भी बोल, यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट कैसे आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह का हमने ए डॉट बी रिलेशन क्या डिफाइन करेगा? ए डॉट बी का जो आपके पास रिलेशन आएगा वो आपके पास प्रोडक्ट टू वेक्टर की इन फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट उसके लेंगे। तो यहाँ से आपने ए डॉट बी डिफाइन करवाना, ए डॉट बी लेंथ ऑफ वेक्टर ए, लेंथ ऑफ वेक्टर बी। तो ये आपके पास इनकी रेशियो cos ऑफ थीटा, cos ऑफ ए बी भी लिख सकते हैं थीटा की जगह। ठीक है, cos के साथ आप ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा ए एंड बी की मेजरमेंट। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें से प्रोजेक्शन अगर इसकी निकालें, तो यहाँ से आपको पता है कि वाई एक्सिस पर आपके पास साइन आता है, साइन लेते हैं हम, और एक्स एक्सिस पर आप cos ऑफ थीटा। तो ये डॉट एंड प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन, इसे इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हम इसे कहते हैं कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ए एंड बी में हो रही है, जिसकी वजह से हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं।
This dot indicates inner product. इस डॉट की वजह से इसका सेकंड नेम इनर प्रोडक्ट कह लें या डॉट प्रोडक्ट कह लें, ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर हम इसका स्केलर वर्ड यूज स्केलर प्रोडक्ट कह सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने वहाँ पर देखी है जब हमने वेक्टर अलजेब्रा और उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की। ये जब आपके पास डॉट एंड क्रॉस इन्वॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसकी प्रोडक्ट करनी है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले आपके पास आ रहा है प्रोजेक्शन। हम डॉट प्रोडक्ट की प्रोजेक्शन भी निकाल सकते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रोजेक्शन निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट की प्रोजेक्शन क्या होती है? यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया कि ये आपके पास जो थीटा है इसकी हम रेंज कह लें, इसकी वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं। ये जो आपके पास लाइन शो हो रही है, ये चूँकि लाइन का एंगल है, ये लाइन का एंगल आपके पास क्या होता है? अब पॉइंट का एंगल तो आपके पास होता है 0, ठीक है। जब आप पॉइंट का एंगल देखते हैं, ये आपके पास तो होता है 0, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो आपके पास लाइन हो, तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो आपके पास एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता है। इसके बाद अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन में आपके पास जो एंगल होता है वो आपके पास होता है 180। तो ये भी आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि आपके पास थीटा इसी दोनों के दरमियान है। तो जो थीटा की आपने रेंज फिक्स करनी है वो 0 एंड पाई के बिटवीन इसकी रेंज होगी। ये एज एमसीक्यूज में इसकी रिस्ट्रिक्शन पूछ सकते हैं कि थीटा की रिस्ट्रिक्शन बता दें, थीटा की वैल्यू बता दें क्या हो सकता है। वो 0 से पाई लेनी है आपने, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई होता है, इस वजह से आपने 0 पे पाई लेनी है। वैसे अगर आप 4 क्वाड्रेंट में बताएं तो वो 0 से स्टार्ट होकर 360 तक जाते हैं, ठीक है ना। पाई के बाद 270 आता है क्वाड्रेंट को अगर आप मेमोराइज कर लें। अगर इस यहीं से आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं वेक्टर का इन डॉट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। जब भी आपने मैग्नीट्यूड निकालना है डॉट प्रोडक्ट का, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम एंगल को 0 लें तो तब क्या बनेगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगर हम राइट एंगल ले लें, अच्छा 19 को हम राइट एंगल भी बोलते हैं, इसका 9 है, तो तब हमारे पास क्या चीज़ें आ सकती हैं। कुछ चलिए मैग्नीट्यूड बाद में डिस्कस करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रोजेक्शन की है। प्रोजेक्शन हम इसका फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, यहीं से आप इसकी जो ये इसे इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 1 कह लें। इसी को हम दोबारा रिपीट करते हैं डेफिनेशन को। ये आपके पास है ए डॉट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर ए, सेकंड वेक्टर की लेंथ मल्टीप्लाई टाइम्स कॉस थीटा। वेक्टर को आप जहाँ से इसकी नेचर देख लें, वेक्टर को आप इस तरह से भी कर सकते हैं और ये इस तरह से भी वेक्टर डिनोट होता है। मैथमेटिकली आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं A1 A2 A3, ठीक है। ये आपके पास कॉलम में आ जाएगा। आप इन फॉर्म ऑफ रो भी इसे लिख सकते हैं। ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर। ये 2 कर लें, अब यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 कह लें, इक्वेशन 2। अब यहाँ से आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन ड्रा करनी है, हमने बताना है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन या तो हम लेते हैं ए के बी, या यहाँ पर हम ए और बी यूज़ करें, या तो हम ए के लेंगे या तो बी के लोग लेंगे। तो यहाँ से
प्रूफ हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। प्रूफ जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। बाकी बेसिकली आपका जो बेसिक एंड वाला फॉर्मूला होता है वो बेसिक होता है। यहाँ पर आपके पास ये इक्वेशन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर कोस ऑफ थीटा। अच्छा, यहाँ पर आपने प्रोजेक्शन निकालनी है अलोंग बी, ठीक है। आपने बी की प्रोजेक्शन लगानी है अलोंग ए या अलोंग बी, तो आपने क्या करना है, जिसकी भी प्रोजेक्शन अलोंग निकालनी है उसे डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पर अलोंग बी निकालेंगे तो आपने यहाँ पर जो डिवाइड करना है वो बी को करेंगे। ये बी के अलोंग है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ए कोस ऑफ थीटा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन, ठीक है। अब प्रोजेक्शन में हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इसे हम लिखते हैं प्रोजेक्शन अलोंग बी। तो डॉट प्रोडक्ट में जो फार्मूला आता है वो आपका जैसे होता है। इसी तरह अगर आपने ए के अलोंग निकालनी हो प्रोजेक्शन, तो वहाँ पर आप ए को डिवाइड करते हैं। ये प्रोजेक्शन का जो फार्मूला है वो इस कॉन्सेप्ट से ड्राइव हुआ है। ये हम इस तरह से इसको प्रोजेक्शन निकालते हैं। ये जो आपके पास बी लेंथ कोस ऑफ थीटा, इसे हमने कहा है प्रोजेक्शन, नेम दे दी अपने आसानी के लिए। ये इसके हम फाइंड आउट नहीं करते न्यूमेरिकली। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर लिखते हैं। अगर हमने फर्स्ट पार्ट प्रोजेक्शन, चूंकि हम दो वे में निकालते हैं, टू वे में प्रोजेक्शन निकालते हैं। एक हमारे पास प्रोजेक्शन होती है, चेक करते हैं। बी की देख रहे हैं अलोंग ए, इसे आप अलोंग भी कह सकते हैं और इसे आप ऑन भी कह सकते हैं। दो वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। अलोंग कह लें या ऑन कह लें। अगर आपने ए के अलोंग प्रोजेक्शन निकालनी हो तो इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, इसका जो फार्मूला है आपके पास वो बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। जिसकी अलोंग निकालनी है उसको डिवाइड करना, ठीक है। अब ये आपके पास है, इसको हमने नेम दे दिया, ये प्रोजेक्शन बी अलोंग ए है, उसका फार्मूला आपके पास ये। सेकंड भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड वे हमारे पास आता है, या तो हम ए के अलोंग देखेंगे या तो हम बी के अलोंग देखेंगे। यहाँ पर ए बी की जगह आपके पास वेरिएबल भी हो सकते हैं एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि आप दो ही लेंगे, प्लेन है, प्लेन की प्रोजेक्शन डील कर रहे हैं, इस वजह से दो ही इन्वॉल्व भी होंगे। इससे ज़्यादा वेरिएबल या आप कह लें अल्फ़ाबेट्स इन्वॉल्व भी होंगे। यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा बीटा भी हो सकता है ए बी की जगह, एक्स वाई जी टी, जितने भी वेरिएबल हैं उनके साथ पूछी जा सकती हैं। ये अलोंग बी इज अलोंग पी की करस्पॉन्डिंग आपके पास जो प्रोजेक्शन होगी, वो आपके पास जो फार्मूला होगा वो ये होगा, ए डॉट पी डॉट बी मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। ये मैंने इस तरह से लिया ताकि आपको थोड़ी सी ये टर्म माइंड में रहे। वेक्टर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो फार्मूलेज हैं। एक आपके पास प्रोजेक्शन बी अलोंग ए के लिए इसको देखना है, प्रोजेक्शन ए बी के लिए हमने इसको देखना है। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास कम्यूटेटिव भी होते हैं, इनमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या चीज़ है, कम्यूटेटिव के लिए हमने जो चीज़ प्रूव करवानी होती है वो ये करवाना होता है, या तो आप ए डॉट बी लें, ठीक है, और बी डॉट ए, दोनों के आंसर आपके पास सेम आने चाहिए। या आप तीसरा भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो थोड़े से आप इंटरचेंजेस करना बेसिकली आप लिनियर अलजेब्रा में एडिशन का कर रहे होंगे इस तरह। यहाँ पर इसकी जो ए प्लस वाई वाई प्लस एक्स, ये दोनों अगर सेम आ जाए तो आप इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। और इसे आपने वहाँ पर बिलियन
अबिलियन रूल पढ़ा होगा, अबिलियन प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। जब आप ग्रुप में एक चीज़ को होल्ड करवाते हैं, जब आप रिंग एंड फील्ड की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास अबिलियन आता है। अबिलियन में यही होता है उसकी डेफिनेशन कि आपके पास कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो ये चीज़ कम्यूटेटिव वेक्टर में भी होल्ड कर रही है कि डॉट प्रोडक्ट में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। वहाँ पर डॉट्स यूज़ नहीं होता, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से सिंपल, जिसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं वेक्टर, वहाँ पर ये चीज़ होती है कि आपने ये चीज़ प्रूव करवानी है। तो वेक्टर में भी डॉट प्रोडक्ट में भी ये चीज़ फुलफिल होती है। दोनों के आंसर वेक्टर में बेसिकली हमने दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड का कॉन्सेप्ट आता है। लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ जाए, इट्स मीन आपने देखना है कि राइट साइड में भी थोड़ी सी इनकी स्पेस चेंज, इस ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। कम्यूटेटिव लॉ इसे कहते हैं। हम कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड भी करवा सकते हैं वेक्टर में, जो हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन दी। अच्छा, एक आप इक्वेशन इस तरह से लिख लेते हैं, ओरिजिनल वाली जो डेफिनेशन, ए डॉट बी आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है। अच्छा, कुछ बुक में ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड की जगह मैं आपको ये पूरी कंप्लीट कर दूँ, कोस ऑफ थीटा। अच्छा, कुछ बुक में आपके पास है कि अगर आप रीड करें, वहाँ पर जब हम ये डेफिनेशन लिखते हैं, हम तो ये लिख रहे हैं ना, ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, और वहाँ पर है कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर आपके पास स्केलर आता है। तो वहाँ पर ए डॉट बी इस तरह से भी डिफाइन है, वो एज अ फॉर्म ऑफ स्केलर, जो हम मैथमेटिकली करते हैं। ए डॉट बी जो हम सिंपली फाइंड आउट करते हैं, ए की प्रोडक्ट करते हैं बी से, वहाँ पर वो इस तरह से भी डिफाइन। अगर ए एंड बी दो वेक्टर हैं तो ए बी ये इस तरह से, यानी कि आप यहाँ पर 1 1 ले सकते हैं, 2 2 भी ले सकते हैं। ये थोड़े से इसके कोऑर्डिनेट उन्होंने, यानी कि यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो आपके पास इस तरह से डिफाइन है। ए वेक्टर की वो आपके पास है ए एक्स आई ए वाई जी, इस तरह से लिखा है, ठीक है। और बी जो वेक्टर है, ये हम इसी की तरफ आ रहे हैं, इसी डेफिनेशन की तरफ आ रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉपर्टीज फुलफिल करवाते हुए इसी तरफ आ जाते हैं। ये देखिए ए एक्स आई बी एक्स आई प्लस बी वाई, ये दो वेक्टर इस तरह से डिफाइन है। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, स्केलर आता है। स्केलर डॉट प्रोडक्ट के लिए ये डेफिनेशन भी इन्होंने यूज की है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों के बीच में। ये जो डेफिनेशन है ज़्यादातर ये यूज़ की जाती है एंगल निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर के लिए भी यूज़ हो सकती है, परपेंडिकुलर, बाकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसे हम ये इस तरह से डील कर सकते हैं। बेसिकली जब हमने न्यूमेरिकली वर्क करना होता है तो हम इसी चीज़ को देख रहे होते हैं एनालिटिकल तौर पर। ए डॉट भी कर देते हैं वहाँ पर, फिर हम उसके यूनिट वेक्टर की स्टडी जो की होती है, ये आपके पास जो आंसर होता है इसका स्केलर आता है। इसी की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सेकेंड प्रॉपर्टी हम कर रहे थे कम्यूटेटिव लॉ वाली। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है। अच्छा, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा एंगल का होता है कि एंगल आपके पास क्लॉकवाइज मूव करे और या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके पास इक्वेशन 1 में एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस वजह से कोस ऑफ थीटा लिखा है। यहाँ पर हमने जब इसे बी डॉट ए किया है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए बुक में ये मेंशन नहीं होता, वहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं बी डॉट ए करें तो उसका आंसर आपने लिखना है। ये मैंने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर बी आएगा, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ये आपके पास ए मैग्नीट्यूड बी, आंसर में कोई इतना चेंजेस नहीं होती, पहले लिखे हैं बाद में। ये आपके पास बी और ये आपके पास ए है, क्योंकि फॉर्मूला है ना उसके के लिए ऑर्डर थोड़ा सा डिफाइन होना चाहिए। ए डॉट बी है तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा, बुक में इस तरह से, लेकिन यहाँ पर इसके एंगल की भी डायरेक्शन चेंज होती है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज की वजह से
कॉस ऑफ नेगेटिव को हम क्या डील करते हैं? कॉस ऑफ नेगेटिव हमें पता है अलाइड एंगल में कॉस और सेकेंड की जो एंगल अगर आपके पास नेगेटिव आ जाए तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। बस यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना है कि ये जो आपके पास अलाइड एंगल है कॉस ऑफ नेगेटिव, ये आपके पास पॉजिटिविटी है, तो आपके पास इस दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ए बी या बी ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के चूंकि मैग्नेट अगर वेक्टर सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं बोथ आर सेम, सो डॉट प्रोडक्ट में भी ये चीज़ फुलफिल हो सकती है कि वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करे। ये जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ से क्लियर होगा। अभी तो इसके डेफिनेशन के लिए बेसिकली आपके पास ये है, कम्यूटेटिव लॉ अगर डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करता है, अगर होल्ड करता है तो क्या चीज़ करवानी है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आपने देख। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में आता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कह लें यहाँ पर परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ कर लें, ऑर्थोगोनल कह लें या परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ कर लें, दोनों सेम ही है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें इस स्टेटमेंट में जो परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं ऑर्थोगोनल के लिए इस स्टेटमेंट में। यहाँ पर देखिए टू वेक्टर टू वेक्टर्स ए एंड बी, क्या आपके पास टू वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। यहाँ पर इफ एंड इफ की कंडीशन आ रही है, ऐसे आप परपेंडिकुलर के सेंस में भी ले सकते हैं। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट आ रही है, बस यही है इसका। इफ एंड ओनली इफ क्या होता है यहाँ पर अगर आपके पास गिवन हो ए डॉट बी हो तो इसका मतलब ये होता है, आप देखते हैं ये कंसिडर करते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपके पास टू वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब ए डॉट बी आपके पास क्या हो, जीरो। इस वजह से कह रहे हैं कि आप इफ एंड ओनली इफ के बाद वाली अगर यूज़ करें या इससे पहले वाली स्टेटमेंट यूज़ करें, दोनों की सेंस में आपके पास ये क्लियर होता है कि परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन हो सकती है। अगर आप ये कंसिडर करें ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से इफ एंड ओनली इफ ये बताता है कि आपके पास मस्ट ए एंड बी क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। अगर आप ये ले रहे हैं फर्स्ट, ए एंड बी ऑर्थोगोनल कब होते हैं, इफ एंड ओनली इफ आ रहा है ना, इस वजह से तो वहाँ पर आप ये मस्ट कंसीडर करते हैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। इस वजह से यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट होती है कि आप एक चीज़ से दोनों चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं। तो इसको भी आपको पता है, ऑर्थोगोनल के लिए हमारे पास जो एंगल होता है वो आपके पास क्या होता है, आपके पास एंगल 90 का होता है। यहाँ पर मैं एक दो चीज़ बता दूँ, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो नॉन, चूँकि ये ज़ीरो वेक्टर नहीं होते, इस वजह से आप इन्हें नॉन ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। अच्छा, अगर दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कुछ पता है? यहाँ पर हमने ये ड्राइव करना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कंडीशन वही फार्मूले को फॉलो करेंगे जो हमारे पास है। हम इसका लाइटली आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे दें। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है कि आपके पास होता है ए वेक्टर लेंथ, बी वेक्टर की लेंथ cos ऑफ थीटा परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पर जो हम एंगल कंसिडर करेंगे पाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन के बिटवीन जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो ए डॉट बी होगा
cos की पाई/2 पर आपके पास जो आंसर होता है वो आपके पास 0 होता है। ठीक है। बेसिकली आप क्या करते हैं इस स्टेप में, एक मिस्टेक ये होती है जब आपने a.b को प्रूव करते हैं तो यहाँ पर 0 लिखकर इस पूरी इक्वेशन को 0 बना देते हैं। बेसिकली ये नहीं होता। यहाँ पर आपने साथ में इसके प्रूफ में ये भी लिखना होता है कि ये आप ये चीज़ इस तरह से लिखते हैं a.b इज इक्वल टू 0। ये कब होगा? 0 कब होता है? इसमें जो a मैग्नीट्यूड है वो भी 0 नहीं होगा, और जो b है उसकी लेंथ भी आपके पास 0 नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपके पास ये इक्वेशन किस वजह से 0 हुई है? ये पाई/2 आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो ये 0 हुई, इसकी वजह से ये आपने a.b इज इक्वल टू 0 किया। ये साथ में कंडीशन लिखनी होती है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है कि ये 0 क्यों नहीं होता? आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा आपके पास क्या होता है? वो आपके पास हमेशा 1 देता है। ठीक है, वो आपके पास क्या देता है? 1 देता है। इस वजह से ये 0 तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से हम कहते हैं इक्वल नॉट, ये दोनों 0 नहीं हो सकते। इस वजह से ये इक्वेशन 0 हुई है। तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का अगर एंगल आपके पास 90 हो तो 0 आएगा। जब ये कंडीशन 0 हो जाए तो वहाँ पर हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं ए एंड बी बोथ आर परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल। ए एंड बी जो वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल। इस कंडीशन की वजह से ये यहाँ से हम इस तरह से कंडीशन निकालते हैं। इसमें एक और भी यहाँ पर कंडीशन ले सकते हैं। अगर आपके पास एंगल 0 हो जाए, एंगल आपके पास 0 हो जाए तो वहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखें ए, चलें ये वाली चीज़ नीचे आ रही है यूनिट वेक्टर रिलेशन, और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है यूनिट वेक्टर रिलेशन। यहाँ पर हमें पता है यूनिट वेक्टर रिलेशन में सेम जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम वेक्टर का जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो हम कंसीडर करते हैं 1, डिफरेंट का 0 करते हैं। तो इसे हम किस तरह से डील करेंगे? सेम वेक्टर को हम किस तरह से 1 कंसीडर कर सकते हैं? यहाँ पर यूनिट वेक्टर का रिलेशन डिफाइन करना है, फार्मूला वही लेंगे। यहाँ पर आप ले लें ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट, वही डेफिनेशन ले रहे हैं जो ए डॉट बी है। वहाँ पर वेक्टर की जगह हम यूनिट को डील कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर को डील कर रहे हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वही होगा आपके पास ए मैग्नीट्यूड फार्मूला वही सेम होगा। जस्ट हमने वेक्टर को यूनिट वेक्टर से रिप्लेस किया रिलेशन बनाने के लिए। यहाँ पर हमने वेक्टर को यूनिट वेक्टर से रिप्लेस किया, बाकी सेंस फार्मूला वही एज इट इज यूज हुआ। ये चीज़ ठीक है, ये आपके पास लिटरेचर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर आपने कह दिया है कि ए एंड बी आपके पास यूनिट वेक्टर है। या तो आप मैथमेटिकली ये लिख लें, या तो आप ये भी कह सकते हैं ए ये कर लिया। अब यहाँ पर हमने सेम वेक्टर के लिए, और सेम वेक्टर के लिए यहाँ पे 2 0 वेक्टर है। हम ये ये करना चाह रहे हैं अगर आपके पास 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर अगर 0 हो जाएंगे, ए डॉट बी 0 कब होता है? हमें पता है कि कोस जब 90 उस पर आपके पास ये वेक्टर आपके पास 0 होते हैं। अगर हम सेम वेक्टर ले लें तो इसके पास जो एंगल होगा पॉइंट पॉइंट पर एंगल आपके पास क्या होगा? 0 होता है। सेम वेक्टर ले रहे हैं एक ही पॉइंट पे और पॉइंट का एंगल आपके पास 0 होता है, यानी कि हम यहाँ पर या तो आप बी की जगह बी ले सकते हैं या ए की जगह बी ले सकते हैं। ये हम सेम चीज़ कर रहे हैं।
ए डॉट ए सेम वेक्टर को डील कर रहे हैं, हमने ये प्रूव करवाना चाह रहे हैं। सेम वेक्टर को आंसर आपके पास 1 आता है और डिफरेंट पर आपके पास आंसर 0 आता है। इस चीज़ को हम शो करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए अच्छा, यहाँ पर हमने जस्ट रिप्लेसमेंट की है। रिप्लेसमेंट ये की है, या तो आप ए की जगह बी कंसिडर कर लें या बी की जगह ए कंसिडर कर लें। मैंने ए डॉट डॉट ए लिखा है, यानी कि ए स्केलर प्रोडक्ट कर रही हूँ ए का उसी ए के साथ इट सेल्फ प्रोडक्ट हो रही है। यहाँ पर पॉइंट का एंगल 0 लेंगे, थीटा की जगह हम 0 कंसिडर करेंगे। कॉस ऑफ 0 की आपके पास वैल्यू 1 होती है। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डॉट 1 डॉट 1। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गई। अगर आपके पास सेम वेक्टर हो, उनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। इसी तरह सिमिलरली हम बाकी यूनिट के रिलेशन भी डिफाइन करवा सकते हैं। अब हम एक्चुअली यूनिट रेशो की तरफ आते हैं। वो हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट आई जे के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हम उसके फॉर्म की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर हम आई यूनिट वेक्टर डॉट आई सेम की हमारे पास क्या आती है, हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने यहाँ पर ये सेंस हमारे पास पड़ी हुई है, हमने चेक करके देख लिया है। सेम की अगर आपके पास हो तो वो आपके पास 1 ही आंसर है। आई डॉट आई, अच्छा आई डॉट आई को आप आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह जे डॉट जे, ये आपके पास किसके इक्वल होगा, 1 होगा। इसे आप जे स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर ऊपर होगा लास्ट में। ठीक है, अब के डॉट के, अच्छा इसे आपने 1 कंसिडर करना है और इसे आप स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसके डिफरेंट वेक्टर देख लेते हैं। डिफरेंट वेक्टर है का जो डॉट प्रोडक्ट होता है आई डॉट जे, आपके पास क्या होगा, ये 0 होगा। इसी तरह जो डिफरेंट है जे डॉट के डॉट जे कर लें। इनका भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और इसके बाद आपके पास के डॉट आई, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, बस आपने सेम को 1 कंसिडर करना है, जो डिफरेंट होंगे वो आपके पास 0 देंगे। ये चीज़ है। अब यहाँ से हम हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है यूनिट वेक्टर से। अगर आपके पास आपने बताना हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, हमें पता है मैग्नीट्यूड की भी आपके पास वो यहीं से निकलती है फॉर्म। जब हम करते हैं ना ए डॉट ए, यहाँ तो हमने कंसीडर किया, यहाँ पर थोड़ा सा देख लें बेसिकली क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर गिवन था कि ए आपके पास यूनिट वेक्टर है। अगर आपके पास ए यूनिट वेक्टर ना हो तो वहाँ पर भी हमारे पास एक फार्मूला बनता है। अगर आपको याद हो तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमने ये चीज़ की हुई, ए डॉट ए अगर आप कर लें तो ये आपके पास क्या आएगा, ए मैग्नीट्यूड और ये इसके बाद क्या आएगा, बी मैग्नीट्यूड।
अच्छा, वो अपने cos ऑफ 0 आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। सॉरी, यहाँ पर एट सेम ही है, तो यहाँ पर भी सेम ही लेने हैं। और cos ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास 1 ही होती है, तो लिखे ना लिखें कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला बना, ए डॉट ए, आपके पास क्या होगा, ये आपके पास है, ये भी ए मैग्नीट्यूड है, ये भी ए मैग्नीट्यूड है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, स्पेस नहीं है, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आप मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को रिमूव करने के लिए दोनों साइड अप्लाई किया स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास क्या होगा, ए डॉट ए ए डॉट ए, ठीक है। अगर आपके पास, यहाँ पर हमने इमेजिन किया, यहाँ पर हमने सपोज किया था कि ए एंड बी आपके पास यूनिट वेक्टर है, यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं ए एंड बी इज नॉट यूनिट, हम यहाँ पर ए एंड बी एज अ वेक्टर ही कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं। जब आपके पास यूनिट वेक्टर ना हो, उस फॉर्म में ये आपके पास जीरो नहीं होगा, उस फॉर्म में यहाँ से आपके सामने ही पड़ी हुई है मेरी, उस फॉर्म में ये आपके पास मैग्नीट्यूड का आंसर आता है। इसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये आपके पास मैग्नीट्यूड की भी यही डेफिनेशन होती है, वो आप एक्स, वहाँ पर चूंकि आपके पास एक्स वाई जी अलोंग होते हैं, इस वजह से आप वहाँ पर डायरेक्ट कंसिडर कर लेते हैं एक्स का कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जी के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये भी आपके पास इसी तरह से है, स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो ये भी आपके पास, तब भी आपके पास ये क्या आएगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपने से ये नहीं कहना, वहाँ पर यूनिट वेक्टर था 1 कंसिडर होगी, यहाँ पर ये अगर यूनिट वेक्टर ना लें तो 0 कंसिडर होगा, 0 कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये फॉर्म बन गया कि आपने ये देख भी लिया करो, ये सेपरेट है। ठीक है, ये दोनों अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर किसी का क्वेश्चन था तो मैं ये थोड़ा सा बता दी है। ठीक है, ये इस तरह से फिर उसका आपके पास ये चीज़ आती है। इसके अलावा अब आप इसी से, इसी एंगल, अगर एंगल आपके पास ना रखना चाहें ज़ीरो, तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल फाइंड आउट करने का आपके पास मेथड है। ठीक है, वो कोस इनवर्स ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, आप वहाँ से लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी आती है इनक्वालिटी की। हम इसके थ्रू इनक्वालिटी भी प्रूव कर सकते हैं। आपने इस तरह की इनक्वालिटी पढ़ी हो, ट्रायंगल इनक्वालिटी की हो, एक्स प्लस वाई का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू, आपके पास क्या होता है, एक्स मैग्नीट्यूड प्लस वाई मैग्नीट्यूड। ये इनक्वालिटी आपने की होगी। हम यही चीज़ वेक्टर में करना चाह रहे हैं, इसी चीज़ को वेक्टर में लेकर आ रहे हैं कि इस तरह की इनक्वालिटी डॉट प्रोडक्ट के लिए भी यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है, वही इक्वेशन लेंगे जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे, ए डॉट बी आपके पास किसके इक्वल है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आपके पास होल इक्वेशन में उनके पूरी टर्म के ऊपर मैग्नीट्यूड है। अब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड इम्प्लाई करेंगे, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड
अच्छा, अब इस मैग्नीट्यूड को सॉल्व आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प कैसे लेंगे? यहाँ पर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर आपके पास अगर यहाँ पर कौन सा देख ये चीज़ हो इक्वल टू 2, तो जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? वो आपके पास आता है +-2। ठीक है, जब आप इसे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखना चाहें, मेरे कहने का मतलब है इन फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी, तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि x की वैल्यू -2 और 2 के बिटवीन है। तो इसी तरह का हम रिलेशन डेवलप करने लगे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, जो यहाँ पर हमारे पास की वन है cos ऑफ थीटा। ये चीज़ हम cos ऑफ थीटा के लिए डेवलप करने लगे। यहाँ पर हमें पता है cos ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 to 1। ठीक है, cos और sin की यही वैल्यू होती है आपके पास, -1। ये आपके पास वैल्यू होती है इसकी मैक्सिमम मिनिमम। अब इसको हम इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, फॉर्म ऑफ इनक्वालिटी कैसे लिखेंगे? ये आपके पास इस तरह से भी डील होती है, cos ऑफ थीटा मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू 1, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ से हम ये डिफाइन करने लगे हैं इसको सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा A.B, ठीक है, ये इस इनक्वालिटी की वजह से, इसकी वजह से आपके पास आ रहा है लेस देन इक्वल। यहाँ पर आप इसे A मैग्नीट्यूड और B मैग्नीट्यूड एज इट इज, ये आपके पास आ गया। ठीक, मैग्नीट्यूड क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड वही हो एज इट इज होता है, तो इस वजह से ये एक ही दफ़ा लिखा है, डबल इसमें अप्लाई नहीं किया। जब कोस ऑफ यानी कि आप लीजिए इस तरह से ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये एज इट इज आएगा, जस्ट किस पर अप्लाई होगा? ये कोस ऑफ थीटा पर अप्लाई होगा। और फिर जब हमने इसको सॉल्व आउट किया, तो ये इसको हमने इन फॉर्म किसकी हेल्प ली है? इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को हमने मोड की फॉर्म में लिखा है, फिर उसका आंसर बताया कि ये लेस देन इक्वल। ठीक है, ये इस तरह से इसकी इनक्वालिटी है। इसके बाद वो मैंने कहा था कि आप थीटा भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास थीटा गिवन ना हो, थीटा निकालना हो, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे? बाय डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। A.B किसके इक्वल? ये आपके पास है A B मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा। ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से। ये आपको आती है कैलकुलेशन उसमें। हम थीटा इस तरह से भी किसी डॉट प्रोडक्ट के आपके थीटा भी इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको पता है कि